तो दोस्त क्या हाल चाल है। तो आज मैं कराने जा रहा हूँ सीटेट दिसंबर 2018 का मैथ्स सेक्शन, जो पेपर 1 का जो प्राइमरी के लिए होता है उसको मैं आज मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में कराने जा रहा हूँ। और आप लोग यार टीचरीफाई मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टीचरीफाई TEACHERIFY, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर दिए। और आप लोग को ईवीएस अगर पढ़नी है स्टार्टिंग से, मैंने क्लासेस डाल दी हैं, फर्स्ट क्लास मैंने डाली है, बहुत अच्छी है, आप लोग जाके देखिए उसको। तो सीधे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना मैथ्स का, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में कह रहा है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में से बहुत उपयोगी होते हैं। जितनी भी गणितीय समस्या उनको हम हल कर सकते हैं क्या उनकी गणित से? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ तो कर लेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग सिंपली कर सकते हैं, लेकिन बाकी सभी जो समस्या है उनको हल नहीं कर सकते हैं। में क्या होता है, अस्पष्टता, बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है। अस्पष्टता होती है क्या, पैसे के लेन देन में कभी उनसे गड़बड़ी होती है? नहीं होती, बहुत ही शुद्ध स्पष्ट होती है, ठीक है। उसमें शुद्धता भी बहुत ज्यादा होती है। कभी भी कम या ज्यादा पैसे वो लोग नहीं देते हैं, हम लोग से गलती होती है, उनसे नहीं हो पाती है, ठीक है। तीसरे देखते हैं कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। चौथा भी देख लेंगे, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, ये भी गलत है, गणित कक्षा में बहुत उपयोगी है। रियल लाइफ में यही तो बात है ना, दुकानदार की क्या होता है, वो रियल लाइफ में पैसों का लेन देन कर रहे हैं, तो उनकी जो टेक्निक होती है वो किस तरह से गणित को सॉल्व कर रहे हैं, कितनी फास्ट कैसे कर लेते हैं वो, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें कक्षा में डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आते हैं 32 नंबर पे, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना है, ठीक। एक विषम समूह है, वहाँ पे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे हैं, कैसे संभालेगा गणित का शिक्षक, तो कैसे संभालेगा, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित करना, कर सकते हैं यार। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक ही कक्षा में सभी बच्चों को, ठीक है, ये भी सही है। अगला देखते हैं, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। ये दोनों सही है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो एक दूसरे सीखने की बात भी कर रहा है वहाँ पे, तो ये ज़्यादा सही है हमारा। कम क्षमता वाले बच्चों को के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। कम आसान और कठिन सवाल कम ऐसे बच्चों को हम नहीं देंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ रखकर यहाँ पे भी हम समूहित कर रहे हैं, एक अच्छी क्षमता वाले अलग और कम क्षमता वाले अलग कर रहे हैं, तो ये भी गलत होगा। हमको अलग अलग समूह नहीं बनाने हैं, समूह बनाना, ऐसा समूह बनाना है कि बच्चे एक दूसरे के साथ सीख सकें, ठीक है। 32 नंबर हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 की बात करते हैं, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, प्रतिफल क्या होता है, लर्निंग आउटकम, नहीं आउटकम क्या होते हैं, अगर हम ये चीज़ पढ़ेंगे तो उसके बाद हमें क्या क्या हम कर सकते हैं। आउटकम का मतलब क्या होता है, हम क्या क्या सीख पाएंगे, अगर हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या हमको सीखने को मिलेगा। ये डेवलप करना क्या दिखाता है, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। हम बढ़ाएंगे, उपलब्धि बढ़ाएंगे, लेकिन शैक्षिक सर्वेक्षणों के लिए नहीं, ठीक है, तो ये हमारा गलत है। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके, ये सही है। हमेशा मैंने बताया है कि परिभाषित जहाँ पे वर्ड आएगा हमको गलत मानना है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है लर्निंग आउटकम की, है ना, सीखने के प्रतिफल। उसका क्या मतलब, अगर हम ये चीज़ पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो इन चीज़ों को हमें परिभाषित करना ही पड़ेगा कि चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के अंत में या स्टार्टिंग में लिखा होता है कि बेटा अगर आप ये पढ़ोगे तो हमें ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी, या इस चीज़ में आप स्किलफुल हो जाओगे या दक्ष हो जाओगे, तो ये चीज़ सही है हमारी। तो वर्ष के अंत में परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करना गलत है, और गणना के लिए बच्चों की लघु विधियाँ बताई जाएंगी, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषित वाली जो ऑप्शन है ये सही है जब प्रतिफल के मामले में, ठीक है। 34 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। कौन सा कार्य गतिविधि है, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बच्चों का अन्वेषण में लगना, यानी एक्सप्लोरेशन, वो खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, खोज कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है कहीं ना कहीं। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, नहीं, हमें ये सिखाना नहीं होता है कि बच्चे कैसे हल करना है, हमें ये दिखाना है बेटा तुम अपने आप सीखो इस चीज़ को, है ना। हमें बच्चे में ऐसी एबिलिटी लानी होती है, ऐसी क्षमता विकसित करनी होती है कि बच्चे अपने आप सवाल कर लें, तो ये भी हमारा उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो हमारे कविता के रूप में गिनती का वाचन, ये भी उतना अच्छा नहीं है, जबकि यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन ये दिया हुआ है कि बच्चों का अन्वेषण में लगना, ये गतिविधि है ना, क्योंकि खोज कर रहे हैं ना, नॉलेज की खोज कर रहे हैं, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। 35 नंबर की बात करते हैं, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं की बात कर रहा है। क्रमबद्धता, तो क्रमबद्धता तो कहीं ना कहीं 1 2 3 है ना, क्रम से लगाते हैं हम, तो यहाँ पे तो गिनती की बात आ रही है। पूर्व संख्या अवधारणा हम यहाँ पे विकसित कर रहे हैं। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आया, अभी छोड़ देते हैं। समूह बनाना, तो समूह बनाना में ये भी करते हैं ना, समूह कितने कितने के बनाएंगे, ऐसा थोड़ा नहीं है एक ही कुछ लोग इसमें हो जाओ, कुछ लोग इसमें, कुछ लोग इसमें। तो हम सब जब समूह बनाते हैं तो इसमें बोलते हैं आप लोग 5 इसमें हो जाओ, 5 इसमें हो जाओ, 5 इसमें हो जाओ, ऐसे ग्रुप बनाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी संख्या की अवधारणा आ रही है। पूर्व संख्या की, मन संख्या पढ़ाने से पहले की कंडीशन में बता रहा हूँ, एक एक संगतता, एक एक 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, तो ये भी कहीं ना कहीं गिनती से संबंधित है ना। तो यहाँ पे क्या है, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, ये नहीं है पूर्व संख्या अवधारणा। कैसे नहीं है कि या कोई भी संख्या लिखी है बेटा, ये बोल दिया हमने कि ये कितना लिखा है, 123 लिखा है, ये कितना लिखा है, ये 50 लिखा है, ये कितना है 10 है, ये कितना है 2 है। तो ये सभी क्या है, रैंडमली हम कभी भी, यादृच्छिक मतलब होता है रैंडम, है ना, रैंडमली यादृच्छिक रूप से हम संख्याओं को नहीं बताएंगे कि हाँ ये 123 लिखा हुआ है। ये सब चीजें हम कभी नहीं सिखाते हैं, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 36 नंबर है, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने क्या जवाब दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो देखते हैं क्या कह सकते हैं। पहला ऑप्शन है, बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। कहने का मतलब क्या है, उसने क्या सोचा कि यार कोई भी चीज है ना, क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आयत, उसने हर क्षेत्रफल को उसने आयत समझ रखा है। क्या ऐसा है, आगे ऑप्शन देखते हैं। पहले बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है, क्या उसका ये कहना सही है। क्या आप ट्रायंगल के बारे में कहोगे, क्या इसमें भी लंबाई गुणे चौड़ाई उसका बोलना सही है, नहीं, ये गलत है। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच में उलझन में है, तो यहाँ पे परिमाप की कोई बात नहीं है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो बच्चा इसके बीच में उलझन में है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि वो आयत के क्षेत्रफल के बारे में पूरी तरीके से सही जानता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, तो उसके में उसके अंदर ये चीज की अवधारणा है, वो क्षेत्रफल की अवधारणा को समझता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन अगर देखें तो वो ये कह रहा है कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग कर लिया, ये चीज सही है, ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि उसको लगता है कि जितना भी क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, कोई भी क्षेत्रफल निकालना है लंबाई गुणे चौड़ाई लगा दो, हो जाएगा, उसने सबको आयत समझ रखा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर हो गया हमारा। आते हैं 37 नंबर पे, ठीक है। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य ढूंढना है हमें। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, नहीं, हम ऐसा नहीं कहते हैं। अगर ये सब सोचते हैं कि हम लोग रूढ़िवादी हैं ना, जेंडर रूढ़िवादिता की बात कर रहे हैं, हर कोई गणित सीख सकता है, बिल्कुल सही है, गणित कोई भी सीखता है, इसमें जेंडर का कोई मतलब नहीं है, कोई भी गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाता है, नहीं, बहुत ज़्यादा कठोर अभ्यास की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत होती है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, गणित सीखना एक कठिन विषय है, एक तरीके से कह सकते हो। क्या ऐसा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत से कठिन सब्जेक्ट हैं, इससे भी कठिन हो सकते हैं, लेकिन गणित इतना कठिन भी नहीं है, ठीक है। 38 की बात करें, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित करी जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है और बच्चों के लिए त्रिभुज की भुजाओं के बीच में संबंध खोजने को कहा जाता है, ठीक है। मतलब उसने कोई शीट दे दी जिस पर 4 ट्रायंगल बने हुए हैं, अब वो कह रहा है कि इनकी भुजाओं के, तीनों भुजाओं के बीच में संबंध क्या है। तो वो शिक्षक किस प्रकार का प्रयोग कर रहा है, निगमन कर रहा है, व्याख्यान विधि कर रहा है, किसका प्रयोग कर रहा है ना, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि। क्या वो प्रयोगशाला विधि का प्रयोग कर रहा है, नहीं, यहाँ पे कोई प्रयोगशाला को कोई मतलब नहीं है। व्याख्यान विधि, क्या वो व्याख्या दे रहा है, नहीं। अब कंफ्यूज होते हैं निगमन में आगमन में, है ना, निगमन और आगमन में समझ में नहीं आता आपको, मैं बताता हूँ, बिल्कुल एक ट्रिक है। निगमन में नी दिख रहा है आपको, निगमन में नी दिख रहा है आपको, आप कंफ्यूज किस में होते हैं, निगमन में और आगमन में। तो यहाँ पे देखते हैं निगमन में नी दिख रहा है, तो नी से हम अगर इसको ये चीज दिमाग लगाएं कि नियम है ना, तो हम अगर इसको रिलेट कर पाए, जब भी हम नियम पहले बताएंगे
जब भी हम नियम पहले बताएंगे तो इसका मतलब है कि हम निगमन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, याद कर लो। जब भी नियम पहले बताएगा तो निगमन विधि ही होगा। ठीक है, तो और जब आगमन की बात करेगा तो हम एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे पहले कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो, है ना। तो यहाँ पे आगमन विधि है क्योंकि वहां पे उसने बच्चे को खुद खोजने के अवसर दिए हैं, है ना। उससे कहता है कि बेटा आप खुद समझने की कोशिश करो, तो यहाँ पे आगमन विधि है। ठीक, ये बिल्कुल कभी भी फेल नहीं हो सकता, है बिल्कुल सही ट्रिक है, मैंने बहुत बार ट्राई किया है। 39 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैप होता है कि आप लोग को समझ में अगर पता हो तो, कॉन्सेप्ट मैप होता है कि अगर कोई बड़ा विस्तृत चैप्टर है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि चैप्टर है तो उसमें हम छोटी छोटी चीज़ें, बहुत से टॉपिक होते हैं ना, तो हर टॉपिक को क्या करते हैं, एक साथ याद करना मुश्किल होता है, तो हम हर टॉपिक को, छोटे छोटे टॉपिक्स को रिलेट करते हैं, इससे इसको रिलेट करते हैं, अच्छा ये इसको ऐसे ऐसे करके एक मैप सब बना लेते हैं चैप्टर्स के बीच में, हेडिंग्स के बीच में। तो इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग या संकल्पना मानचित्र। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही नहीं है, इसको पूछ रहा है। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। प्रकृति में पदानुक्रमित है मतलब कॉन्सेप्ट मैप्स और हायरार्किकल इन नेचर। बिल्कुल हायरार्किकल है क्योंकि हम पहले एक बेस बनाते हैं ना, पहले एक मेन हेडिंग पे आएंगे, उसके बाद उसके अंतर्गत फिर देखेंगे, फिर आपस में इंटरलिंक करेंगे। तो बिल्कुल सही है। संकल्पना मानचित्र एक नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। बिल्कुल सही बात है, पहले हम मेन थीम पढ़ेंगे उसके बाद ही बाकी चीजों को पढ़ेंगे, तो ये भी सही है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का समग्र संग्रह प्रस्तुत करते हैं। तो यही चीज ना, पूरा कॉन्सेप्ट को पूरा डिस्क्राइब किया इसने, कॉन्सेप्ट मैपिंग को पूरा बताया। यहाँ पे एक चीज बिल्कुल गलत बोली गई है, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है। ये जी ऑप्शन हमारा गलत है। हम कॉन्सेप्ट मैप कोई भी बना सकता है, बच्चे भी बना सकते हैं अपने लेवल पे, शिक्षक भी बना सकता है, माता पिता भी अपने काम के लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नहीं पूछ रहा था, तो पहला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, सिंपली ऐड करना है। 2/3 प्लस 4/5। हम क्या करते हैं, इनका लासा लेते हैं, तो लासा कितना आएगा, 5 और 3 15 आ जाएगा। तो 2 गुणे 2 से मल्टीप्लाई 3 से भाग 3 5 15, और फिर प्लस का निशान ये वाला उतारा यहाँ पे, 4 का मल्टीप्लाई किया और 5 3 15, है ना, 3 बार जाएगा, 5 3 15, तो 5 5 15 10 और 4 3 12 और बट्टे 15, ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22/15। तो अब इसको अगर भाग करेंगे, 15 से भाग करना ना, तो 15 से 22 को भाग करो तो कितना जाएगा, 15 एकन 15 और यहाँ बचेगा 7। तो क्या हो जाएगा, एक सही, यहाँ पे ये उतार जाता है ना, एक सही 7/15, है ना। अब इसको बिल्कुल वैसे ही लिखना तो कैसे करोगे, 15 एकन 15 प्लस 7, 15 7 22, 22/15 आ गया ना। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही है हमारा, दूसरा ऑप्शन सही है। इसके अलावा भी एक शॉर्ट ट्रिक है यार, लोगों को इतना लासा वासा निकालने लगते हैं, बड़ा लंबा पड़ जाता है। इसके अलावा मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, हम लोग को सिखाया गया था, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। लासा नहीं निकालना चाहते हो, सिंपली इनकी आपस में गुणा करके नीचे लिख दो, 5 तिहाई 15, इसकी आपस में गुणा कर दो, 5 दूनी 10, इसकी आपस में गुणा कर दो, 4 तिहाई 12। देखो सिंपली वही आ गया ना, कुछ हमने लासा लिया नहीं, केवल मल्टीप्लाई का यूज करना है। नीचे की गुणा इस अंश की इस अंश से गुणा करके यहाँ पे लिखना है, ऊपर लिखा हमने, इस वाले हर की इस वाले अंश से गुणा करके हमें यहाँ लिखना है। तो टोटल हमारा कितना आएगा, और नीचे के नीचे गुणा तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो 10 और 12 22/15, है ना, वही चीज आई। ठीक है, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ मैं बेसिक मैथ की क्लासेस में, वहां पे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं 41 नंबर। दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। ये क्या है, ये एक समचतुर्भुज लग रहा है, ये एक वर्ग लग रहा है, ये एक आयत लग रहा है, क्योंकि सामने सामने की भुजाएं बराबर हैं, लेकिन चारों भुजाएं बराबर इसमें नहीं है। इसमें क्या है, चारों भुजाएं बराबर हैं, ये एक समचतुर्भुज लग रहा है ना। यहाँ से अगर देखो, इसका अगर हम समतल ये माने तो क्या है, ये समचतुर्भुज है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। यहाँ पे ये देखो समचतुर्भुज है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ये बराबर होगी और ये बराबर होगी, और ये कोण बराबर होंगे। तो इसमें से ऐसा कुछ भी है कि जिसमें आपको ऐसा दिख रहा हो कि समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर आपस में है, और ऐसे ही ये तो सब चारों 90 है ही हैं, इसमें ये बराबर है।
और इसमें देखिए, इसमें से दो समचतुर्भुज हैं। समचतुर्भुज कौन कौन से हैं? ये वाला और ये वाला समचतुर्भुज हैं, तो ये भी हमारा सही है। इसमें से दो आयत हैं, दो आयत हैं, यहाँ पे एक वर्ग है, यहाँ पे एक प्रॉपरली आयत बना हुआ है ना। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसा आयत है, वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। वर्ग में क्या होता है? आयत में क्या होता है? आयत में होता है कि दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाली और ये बराबर होती हैं। लेकिन अगर चारों भुजाएं बराबर कर दें तो क्या उसमें से हमारी आयत की प्रॉपर्टी गायब हो जाएगी? नहीं, तब भी ये भुजा तो तब भी बराबर रहेगी ना, और ये तब भी बराबर रहेगी, कोण तब भी 90 रहेंगे। तो इसमें से दो आयत हैं, ये भी आयत कह सकते हो, इसको भी आयत मान सकते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज हैं, बिल्कुल सभी समांतर चतुर्भुज हैं, है ना। तो यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, यही ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि इसमें चारों समांतर चतुर्भुज हैं, है ना। ये ऑप्शन हमारा पहला सही है, ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा हुआ ना इसलिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? अब 11,1111 आप इसमें से पढ़ के देखो। 11,000, इसको देखते हैं, 11,1111। कभी ऐसी संख्या आपने लिखी है? हम लोग क्या करते हैं, स्थानीय मान को साथ में रखते हैं। यहाँ पे तो पूरी संख्या उसने लिख दी, ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ पे देखते हैं, ये तो अभी समझ में नहीं आ रहा क्या है। यहाँ पे x, ये तो हमारे रोमन अंक यूज किए हैं, इसको भी हटाओ यहाँ से। ये इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। अभी लिख के देखो, जितना बोल रहे हैं उतना लिख के अगर जोड़ो तो पूरी संख्या आनी चाहिए। लिखो 11,000, ठीक है। 1100 लिखना है, तो हमने क्या लिखा? 1100 लिख दिया, 1100 फिर 11 लिखा, फिर 11 लिखा, और जोड़ो इसको स्थानीय मान के अनुसार लिखा हमने 1 1 1, और ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये आई वैल्यू हमारी 12,111। ऐसे टोटल जब इस चीज को बोलेंगे, अब आप लोग कंफ्यूज होगे ना। देखो आपको क्या लग रहा था? आपको लग रहा है 11,1111 दिया हुआ है, जबकि ये गलत है। यहाँ पे दिया 11,000 की बात करें तो यहाँ पे तीन संख्या होनी चाहिए ना पीछे, यहाँ पे तो 4 हैं, इसलिए गलत है। हमारा पहला ऑप्शन सही। जब भी आपको ऐसा बोले क्वेश्चन में तो पूरा लिख के तब करिए, ठीक है। आते हैं 43 नंबर पे। 43 नंबर देखिए, ए और बी नीचे दी गई नंबर रेखा पर संख्याओं द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो ए और बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो हमें निकालना है। अब ये देखो 3 संख्याएं दी हुई हैं, एक ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है, और सभी के बीच में डॉट लगे हुए हैं। मतलब ये दूरी जो है इतनी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, है ना। डॉट, दोनों डॉटों के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। तो हम ये क्या करेंगे कि काउंट कर लेते हैं दूरी कितनी है पहले, है ना। अगर हमको ए और बीच की दूरी काउंट करनी है तो क्या करना पड़ेगा? देखो अगर डॉट गिने, एक डॉट है यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। 11 डिस्टेंस है ना, छोटी दो बिंदुओं के बीच में कितनी दूरियां हैं यहाँ पे? 11 बार, 11 काउंट करें तो हमने 11 लिख लिया। ए और बीच के बीच, ए और बी के बीच में कितने हैं? 11। अब इस दो बिंदुओं के बीच का क्या मतलब है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूं। यहां पे अब आप देखो 2500 यहां पे लिखा है, 3900 यहां पे लिखा है, तो यहां पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिया हुआ है, 7 खाने हैं। तो इसके बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा? देखो 39,000 25,000, डिवाइड करो दोनों को तो इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 में 5 गया 4, यहाँ बचेगा 1, 1400। और यहाँ पे कितना था हमारा? इनके बीच में जो छोटी छोटी लाइनें थी कितनी थी? 7 थी। तो डिवाइड करो 7 एक 7, 7 दूनी 14, यानी 2000 आया। इस छोटे डॉट के बीच की दूरी कितनी हमारी है? 2000। और यहाँ पे कितने डॉट होने चाहिए हमारे? 11 थे, तो इसको सीधे 2000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 11 11 कर दूनी 22, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,000 इकाइयाँ। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर हो गया, 45 पे आते हैं, 44 पे आते हैं, 43 पे। अब ये देखो यहाँ पे की लाइन इतनी केजी है और इतनी छोटे छोटे, भाई 1/16 ना, तो इतने पैकेट बनाए जाते हैं। तो कितने पैकेट होंगे? कुछ पैकेट बनाए जाते हैं 1/16 kg का। 1/16 kg कितना हुआ? अब सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, ध्यान दो, तो इसके पहले हमें डिवाइड ही करना है। भाई टोटल अमाउंट इतना था, एक अमाउंट हमको इतना पता है, तो क्या करो, सिंपली डिवाइड कर दो। तो 3 सही 1/4 को हमें डिवाइड करना है किससे? 1/16
16 से तो हमारे क्या नंबर्स आ जाएंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो अब उसमें लिखा है ना, मिश्र भिन्न में लिखा है, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, 4 3 12 और 1 13, तो 13/4 हो जाएगा। ये बट्टे का निशान बड़ा लगा हुआ तो लगा दिया हमने 1/16। अब ये तो भाग में है ना, तो इसको अगर हम पलटते हैं तो कैसे लिखते हैं, 13/4 को ऐसे लिखा रहेगा, ये वाला भाग गुणे में परिवर्तित हो जाता है और ये 16 ऊपर जाएगा, संख्या उल्टी जाती है ना, ऐसे लिख देंगे। तो 4 चौके 16, 13 चौके, अब यहाँ पे तो 1 हो जाएगा ना, 4 1 4, तो यहाँ पे बचा 1, तो 13 चौके 52, तो हमारा 52 आंसर सही है। ठीक है, अगले यहाँ पे आते हैं। 45 नंबर क्या है, हरीश ने 18:40 पर यानी 18:40 पर अपनी यात्रा शुरू की और 22 पर 22:20 पर समाप्त कर दी। तो पूरा यात्रा करने में समय कितना लगा, तो यहाँ पे देखो 18 19 20 21 22 है ना, ये तो टाइमिंग हुई, यानी ये दोपहर पीएम की बात कर रहा है। यहाँ पे पीएम की बात कर रहा है। एएम क्या होता है, सुबह के 12 बजे तक, और सुबह के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे से रात के जो 24 बजते हैं, है ना, या शाम रात के 12 बजे तक क्या पीएम होता है। तो यहाँ पे देखो हम 24 घंटे के घड़ी के अनुसार बात करें तो हम बात कर रहे हैं शाम की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे 6 बजे हुए हैं, 6:40 की बात कर रहा है, यहाँ पे 10:20 की बात कर रहे हैं हम। तो मतलब डे चेंज नहीं हुआ है, दिन नहीं बदला है, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली घटा सकते हैं। तो क्या घटाओगे, अब घटा दो इसको। अब इसको कैसे घटाओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 40 है, यहाँ 20 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक हासिल ले लो, 1 घंटा हासिल लेगो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो मिनट लिखे हैं और हम क्या ले रहे हैं, हासिल घंटा। अब घंटे को मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 60 और 20 80 मिनट हो जाएंगे यहाँ पे ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 80 और यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 21। तो ये हो जाएगा हमारा 21 80, फिर हो जाएगा 18 40। अब यहाँ से घटाओ तो 80 में से 40 गया 40, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 18 19 20 21, 3 घंटे 40 मिनट। देखो 3 घंटे 40 मिनट, ये ऑप्शन हमारा सही है। सिंपली घटाया है और कुछ नहीं। घटाने के लिए अगर हमें को हासिल लेना पड़ता है तो बस इतने में दिमाग लगाना है कि हम 1 घंटा हासिल ले रहे हैं और हम 1 घंटे का बदले हमको 60 मिनट लिखना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी सब सिंपल है। 46 की बात करते हैं तो कह रहा है कि 200 ml और 300 ml माप वाले 2 बर्तनों का प्रयोग किया गया है। मान लो ये एक बर्तन है, ये 200 का है, 300 का है, का प्रयोग करके इसको मिला के 2000 लीटर का 2000 ml का कोई आयतन की बाल्टी उसको भरना है। तो कौन कौन से सेट, है ना, इतना ये सेट यूज किए गए हैं, तो कौन सा संयोजन सही नहीं है ना, कौन सा संयोजन सही नहीं है। चलो अच्छा देखते हैं। 4 का मतलब क्या है, पहले के 4, और इस 4 का मतलब है दूसरे वाले के 4। तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, तो कितना हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, यानी 2000 हो रहा है। तो ये तो सही हमारा है, हमें तो नहीं पूछ रहा है ना। तो 7, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 7 की 2 से करो 7 में 14 हो जाएगा हमारा 1400, 2 की मल्टीप्लाई 3 3 दूना 6, 14 6, फिर 2000 हो गया। फिर 6 की बात करें, 6 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 की 6 दूनी 1200 बन रहा है। अब यहाँ पे बात करें 3 की गुणा 3 से करो, 3 3 9, आप काउंट करो तो कितना हो गया हमारा, 9 10 11, ये हमारा 2100 हो गया। तो हमको क्या था, हमको तो पूछ रहा था 2000 भरना, वो तो 2100 हो गया। तो यही हमारा ऑप्शन गलत है। इसका मतलब क्या है, कौन सा सही नहीं है, यही सही नहीं है, यही क्योंकि हमारा गलत निकला है। यहाँ पे आप भी ट्राई करके देख लो, तो कितना बचा, यहाँ पहला 200 का था ना, पहला हमारी 200 की थी, तो ये हो जाएगा 200 सीधे सीधे। अब यहाँ पे ये 300 की थी, तो 6 की 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, तो 18 और 200 2000 फिर हो गया। तो यही हमारा ऑप्शन सही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा लगाना है। देखो अनुमान किस प्रकार से लगाते हैं, अगर हमारी कोई संख्या है, मान लो दिया हुआ है 3.5 या कोई संख्या 3.4 दी है ना, 3.4 है, अगर 3.5 से अगर कम है तो उसको हम 3 मान लें, और अगर 3.6 दिया हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है ना, तो इसको हम 4 बोल सकते हैं। 3.6 को हम 4 बोल सकते हैं, या 3.7 लिखा है उसको भी 4 बोल लेते हैं। तो ये हमारा अनुमान लगाने का तरीका होता है ना। पॉइंट्स में जब दशमलव की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 7.1, तो 7.1 को हम 7 लिख सकते हैं ना, 0.1 7.5 से कम है ना, तो हम थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। 3.85 तो ये किसके करीब है, हमारा 4 के करीब है ना, 3.85 है हमारा 4 के करीब, तो उसको डायरेक्टली 4 बोल लेते हैं।
9.09, तो 9.09 लिखकर लगा हुआ तो ये काफ़ी कम है, तो इसको हम भी 9 बोल सकते हैं। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, 749 है ना, पहला ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। अच्छा, आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है, छोटा वर्ग मतलब इसकी बात कर रहा है, अगर एक वर्ग हमारा कितना का है, 4 वर्ग यानी 4 वर्ग इकाई। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा कि आपको क्या है वर्ग इकाई का मतलब। हम वर्ग इकाई की बात करें तो इसका मतलब है कि हमारा क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया है, इस छोटे भाग का क्षेत्रफल हमको दिया गया है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है। शायद आप लोग को आयत नहीं दिख रहा होगा तो मैं बना के दिखाता हूं। यहाँ पे इस ग्रिड में ये आयत बना हुआ है, यहाँ पे ये देखिए ये आयत बना हुआ। तो अब ये कह रहा है इस आयत का परिमाप क्या होगा, है ना, इस आयत की परिमाप की बात कर रहा है, जबकि हमको इसका क्षेत्रफल दिया है। तो 4 अगर क्षेत्रफल दिया है तो ये तो वर्ग है ना, छोटा वर्ग की बात कर रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा का स्क्वायर होता है यानी ए स्क्वायर। तो 4 का कितना हो जाएगा, ये 4 बराबर ए स्क्वायर दिया है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी एक छोटा पोर्शन जो ये इसकी लंबाई ये कितनी है, ये 2 है, ये कितनी है 2 है। अब आप काउंट करो परिमाप कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल लंबाइयाँ कितनी हो गई भाई, काउंट करना स्टार्ट कर दो। परिमाप की बात कर रहा है तो चारों भुजाइयाँ जोड़नी चाहिए ना हमको, तो हमने कितनी जोड़ी 12 हो गई। अब एक उसकी लंबाई कितनी है 2, 12 12 12 दूनी 24 है ना, तो 24 इकाइयाँ आंसर आ गया। दिया था क्षेत्रफल, पूछा है परिमाप। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का, ऐसे ही नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अगले की बात करते हैं। एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। माध्यिका की बात कर रहे हैं, माध्यिका क्या होता है, जो कोई भी आंकड़ा दिया हुआ उसका सबसे बीच का पॉइंट है ना, सभी संख्याओं का सबसे मध्य का, ये माध्यिका यानी मध्य का, सिंपल सी बात है। तो सब में जब वो 75 ही पाया है, 5 जगह लिख लो 75, तो सबसे मध्य का कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो भी 75 ही तो आएगा यार, सिंपल सी बात है। और उसके अलावा माध्यिका के कौन से फॉर्मूले होते हैं ना, वो होता है n/2 + 1 मापद या फिर सम विषम वाले, है ना, तो उसको बाद में देखेंगे कभी जब आएगा क्वेश्चन देखेंगे तो। ठीक है, लेकिन आप लोग को आना चाहिए वो चीज़, अगर नहीं आता है तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि हाँ मुझे नहीं आ रहा है बताइए, तो मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, 50 नंबर देखते हैं। दिए गए ठोस को, यहाँ पे कोई ठोस बना हुआ है, ये ठोस है ना, निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। तो ये अगर ठोस है इसका मतलब 3D डायग्राम है, तो ये जो है ये ऊपर उठा हुआ होगा, आपस बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। ये तल है, ये तल है, और ये जो डॉट है ये थोड़ा सा उठा होगा जमीन से, इसका मतलब है। अब देखिए इसमें से कौन सा बन सकता है, आप कोई भी बना के देख लो, ऐसा स्ट्रक्चर केवल पहले वाले से बन पाएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर था, जो नीचे वाला पोर्शन था, तो ये हमारा बन गया। अब ये पोर्शन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, ये बनाने के लिए यहाँ पे हमको एक ऐसा चाहिए ना, इसको बनाने के लिए भी हमको यहाँ पे एक चाहिए। अब इस वाले को बनाने के लिए भी हमको एक ऐसा चाहिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इस वाले को उठा के यहाँ पे लेके आओगे तो यहाँ बन जाएगा, इस वाले को यहाँ पे उठा के लेके आओगे तो ऐसा बन जाएगा ऐसे, और फिर इस वाले को जब उठा के यहाँ पे लेके आओगे तो ये ऐसा बन जाएगा, और बाकी ये सब तो गायब हो जाएगा। तो कुल मिला के यही ऑप्शन हमारा सही है। देखो इसको हटा के इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया, तो ये हमारा जो तल है, और बाकी जो डिजाइन बनी है यहाँ पे बनी है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, बस और कुछ नहीं है। 50 नंबर का पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पे बात करते हैं 51 नंबर। देख के क्वेश्चन मत डरिए, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। पाई चार्ट में लाल भाग 40 है, यानी लाल भाग इतना बड़ा पोर्शन है ना, ये लगभग आधा दिख रहा है ना, 1/2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, आधा है, सिंपल सी बात है। तो आधा बराबर कितना है, 40 है, पूरे पोर्शन का आधा 40 है, तो सफेद भाग क्या है, सफेद भाग है 1/8, यानी कि अगर 1/2 को हम 40 लिखेंगे तो 1/8 का क्या मतलब होगा, 1/8 कब आएगा, जब इस आधे को भी हम 4 से डिवाइड कर दें, है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा वो। तो 1/8 ही तो भाग पूछ रहा है, तो जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना हमको। तो जब इसको करोगे तो ये हमारे कितना हो जाएगा, 1/8, तो 1/8 इज इक्वल टू 10। तो 1/8वां भाग क्या होगा, ये सफेद भाग हमारा 10 हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, 52 की बात करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ से टॉप से देखो तो आपको क्या लिखेगा, केवल इतना ही तो दिखेगा,
यहाँ से अगर वही चीज़ है ना, ऊपर से देखो तो आपको क्या क्या दिख सकता है, ये चीज़ यहाँ पे दिखेगी, ये चीज़ यहाँ पे दिखेगी, ये चीज़ यहाँ पे दिखेगी। क्या आपको ये खड़ी वाली वॉल दिखेगी? क्या है ये वाला पोर्शन दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा आपको। यहाँ इसके पीछे जो होगा वो दिखेगा? क्या ये आपको दिखने वाला है? नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब हमको एक सिंपल सा ऊपर की छत दिखेगी केवल। तो छत दिखने का मतलब क्या है? हमारा फोर्थ ऑप्शन है ना, ये हमारी छतें हैं चारों, इस स्तंभ की, इस स्तंभ की, इसकी और इसकी। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है, सिंपल। अब देख लेते हैं 53 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? तो यहाँ पे देखते हैं 250 पैकेट, 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, यानी प्रत्येक पैकेट की 200 पैकेट है और प्रत्येक की 200 जो 250 रुपये वैल्यू है। तो 250 रुपये और 200 पैकेट, तो सिंपल 25 जोड़ा 50 हो जाएगा, 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या दिया हुआ है? 250, ठीक है, प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। तो 20, अब दर्जन कितना होता है? एक दर्जन में होते हैं 12। तो 250 तो यहाँ भी है, 250 यहाँ भी था, ठीक है, इसको लिख लिया। यहाँ पे 200 है, अब यहाँ पे देखो कितना है, 20 दूना 12, 12 12 दूनी 24, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 240। यानी 240 वस्तुएं हमारी यहाँ पे हैं और हर वस्तु 250 की थी। यहाँ पे 200 वस्तुएं हैं और हर वस्तु 250 की थी। तो ये तो बराबर ही बराबर है। तो जितनी ज्यादा वस्तुएं, इसमें ज्यादा वस्तुएं हैं, सबका पैसा बराबर है ना, तो ये ज्यादा हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला में कह रहा है कि किसकी लागत अधिक है, तो हमारी इसकी लागत अधिक है ना, 53 का पहला, इसकी लागत अधिक है। 53 नंबर की बात करते हैं। लिखा है 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 का सम संख्यक पद। अब यहाँ पे देख लो यार, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ना, टू सम ऑफ 2 इवन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स की बात कर रहा है, सम संख्याओं तक, सम संख्याओं तक। जैसे कि मान लो दिया हुआ है 1 - 1 + 1 - 1, तो कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4, 4 टर्म है। तो 4 क्या है? यानी 4 टर्म तक, तो 4 हमारा सम है ना। तो इसी प्रकार से अगर हम ये लिखें +1 - 1, फिर कितने होगा हमारा टर्म? 6 टर्म होगा, तो 6 कितने हैं? सम है। तो इसी प्रकार वो कह रहा है कि सम संख्याओं तक, ऐसे वहां तक जहां तक सम संख्याएं हो, जो पद है वो हमारे सम पद हो, तो वो उनका योग क्या होगा। तो यार सोचो कि अगर हम सिंगल एक लेते, अगर विषम पद ले तो कुछ भी हो सकता है, अगर हम सम पद ले तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर 1 ही ले तो 1 क्या है हमारा? विषम है, तो हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हम सम ले तो क्या हो जाएगा? ये 1 1 तो खत्म हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर अगर 2 के बजाय हम 4 ले तो ये क्या होगा? ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 होगा। 6 ले तो भी 0 हो जाएगा। तो मतलब जितने अगर सम लोगे, सम संख्या लोगे तो क्या है? 1 - 1 आपको टर्म मिल जाएगा, वो मिला के 0 हो जाएगा। तो अगर सम तक लेंगे तो हमारा टोटल सिंपल सी बात है 0 हो जाएगा। ठीक है, उसमें और कोई देखने वाली बात नहीं है। जब भी हिंदी में समझ में नहीं आए, इंग्लिश में आप लोग जाइए। 55 की बात करते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? मतलब किस पर नहीं होना चाहिए? बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन पर इसका ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? गणित भाषा का विकास, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास, गणितीय अवधारणाओं को समझना। तो गणित सीखते समय हमें किनका ध्यान देना चाहिए? पहले बात तो ये देख लो। गणितीय भाषा का विकास ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। तो देखो यार, हम ये चीज़ सिखाते हैं कि बेटा हाँ सही है, आप लोग गणित के सवाल ऐसे करो या इस तरीके से समस्याओं को समझो, है ना। जैसे ये बोलते हैं ना, हम तर्क कौशल का विकास करने की कोशिश करते हैं, उनकी गणितीय अवधारणाओं को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम उनसे ये नहीं कहते कि बेटा आपको बिल्कुल एग्जैक्टली करना है, आपको ऐसे सवाल करना है, बिल्कुल ये तरीका होना चाहिए, ऐसे सॉल्व करना है। क्या हम जवाब देने के लिए सटीकता की बात करते हैं? नहीं, ये हम बात नहीं करते हैं। जबकि आप लोग को ये सब लग रहा होगा कि बहुत लोगों से गलत इसीलिए होता है। आपको लगेगा कि ये सटीकता की बात क्यों नहीं करेगा यार, हम गणित पढ़ा रहे हैं तो इसीलिए तो पढ़ाते हैं कि हाँ क्वेश्चन सही हो। हम क्वेश्चन सही करने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, उसके अंदर गणित कौशल का हो विकास हो, गणितीय अवधारणाएं उसको समझ में आए, उसके जो भाषा है वो गणितीय भाषा का विकास कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आकलन में क्या नहीं होगा? गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता की बात हम नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा गलत ही हो जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो कोशिश करेंगे उसको सही करने की। 56 नंबर बात करते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो ये मतलब 4 स्टेप दिए हुए हैं, वो इनका क्या सीरियल होना चाहिए इसकी बात कर रहा है। तो चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना, अनुभव प्रदान करना या भाषा के माध्यम से समझाना। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें बच्चे को
ऐसा नहीं है चित्र बना के हम उदाहरण बताने लगेंगे, या कोई बच्चे को हम लेक्चर देंगे भाषा की तरह के, हाँ बेटा ऐसा 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 होता है, ऐसा नहीं समझा सकते ना बच्चे को। हम अनुभव प्रदान करेंगे बच्चे को। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अनुभव प्रदान करेंगे। जैसे कि बोल दिया कि आपके पास 10 सेब हैं, उसमें से दो किसी को और दे दिए, तो इस तरीके से है ना, या हम बच्चे को डायरेक्टली दे देंगे। जैसे कि हम लोग छोटे छोटे जो गोलियां आती हैं खेलने के लिए, उनका प्रयोग करते हैं जोड़ने घटाने में, सीखने में, है ना। तो सबसे पहले अनुभव प्रदान करेंगे, फिर क्या करेंगे, अगर बच्चे को फिर भी समझ में नहीं आता है तो क्या करेंगे, हम भाषा के माध्यम से समझाएंगे उसको, है ना। भाषा के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर चित्र बना के समझाएंगे, फिर हम चित्र बना के समझाएंगे। उसके बाद प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करेंगे, यानी सबसे आखिरी में हम चिन्हों को या गणितीय जो लिखने की टेक्निक होती है, किसी सेंटेंस को गणितीय माध्यम से प्लस माइनस गुणा भाग ऐसे करके लिखना, तो सबसे आखिरी स्टेप होता है। तो हमारा क्या हो गया, सबसे पहले थर्ड अनुभव प्रदान करना, फोर्थ हो गया भाषा के माध्यम से समझाना, और फिर चित्र, और फिर हमारा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाले में देख लेते हैं, इसमें 1 2 4 फोर्थ ऑप्शन नहीं, ये सबसे आखिरी में नहीं हो सकता, तुम्हारा हाँ पहला ही सही है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक बच्चे ने नीचे दिखाए के अनुसार संख्याओं को घटाया। कैसे घटाया, तो यहाँ पे किया उसने 4 लेके आया। कैसे लेके आया, हाँ ये 7 में से 3 घटा दिया उसने, 7 में से 3 घटाया तो 4 आ गया उसका, 8 में से 2 घटा दिया 6 हो गया। उसने क्या किया, नीचे वाली संख्या से, नीचे वाले 7 से ऊपर वाला घटा दिया, है ना। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है ना। देखते हैं क्या क्या क्या, क्या समझने का मतलब, वो बच्चे किस प्रकार से समझता है उसको देखते हैं। बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, तो क्या बच्चा घटाना ही जानता है, गलत। घटाना उसको आता है भाई, उसने घटाया ना 7 में से 3। बच्चा 2 अंक वाले घटाव की प्रक्रिया जानता है, 2 अंक वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। अगर 2 अंक वाली संख्या की प्रकार जानता होता तो वो घटा पाता क्या, नहीं। तो ये भी गलत हो गया, तो उसको नहीं आता, इसका मतलब है यह एक गलती है, उसे बार बार अभ्यास के द्वारा सुधारा जा सकता है। क्या ऐसा अगर हम सेम क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के दे दें, क्या कर पाएगा वो, नहीं कर पाएगा। अभ्यास से इसको सुधार नहीं पाएंगे। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणाएं हैं, गलत धारणाएं। तो यहाँ पे यही सही है ना, ये सही है। बच्चा हासिल लेना नहीं जानता है। वो क्या है, हासिल लेना क्या होता है, जब हम हासिल लेते हैं तो क्या वो 1 का 10 बन जाता है ना। हासिल तो हम यहाँ से 8 है तो 1 हासिल लेंगे तो यहाँ पे 7 बचता है, बट इसके लिए 3 का 13 बन जाता है ना, तो वो स्थानीय मान से संबंधित है। समझिए इस बात को। तो हमारा बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 58 के बारे में। अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं यार। शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसको संगठन करना, प्रगति रिपोर्ट का विकास करना, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि रिपोर्टिंग और उसका संचार करना। ठीक है, तो अगर ये चीज देखें यहाँ पे, तो सेकंड ऑप्शन, क्या हम एकीकृत आकलन सबसे पहले कर देंगे, नहीं। एकीकृत आकलन जब हम पढ़ा रहे होते हैं तब की बात होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या, योजना बनाना और उसका संगठन करने की बात होती है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा सेकंड होगा, तो हम सेकंड वाले पे चूज कर लेते हैं। थर्ड या फोर्थ, इसमें से कोई सही हो सकता है। तो इसमें तो पहला ऑप्शन ही गलत है, तो ये हमारे 2 गलत हो गए ऐसे ही। कम से कम आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए करिए कि वहां पे जब हम ऑप्शन लगा रहे हैं तो कम से कम 2 नेगलेक्ट करने की कोशिश करिए, है ना। कम से कम यहां से पता चल गया कि हमारा ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, दो हो सकते हैं। तो आपके 50% चांसेस तो है ही हैं। अगर आप सही भी नहीं कर पाते हैं फिर भी 50% चांसेस हैं सही होने के। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रगति रिपोर्ट बना लेंगे क्या हम, नहीं। अभी क्या करेंगे, शिक्षण अधिगम के साथ हम एकीकृत आकलन करेंगे पहले। तो हमारा 2 के बाद फर्स्ट आएगा, तो सेकंड के बाद पहला आएगा, फिर उसके बाद थर्ड नंबर, फिर प्रगति रिपोर्ट का विकास करेंगे, है ना। प्रगति रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया अपनाएंगे। फिर क्या करेंगे, बच्चों की अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि करेंगे, फीडबैक लेंगे, फीडबैक की रिपोर्टिंग करेंगे, उसका संचार करेंगे। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 59 है। रोमन अंकों का जो उपयोग है आमतौर पर हिंदू अरबी संख्याओं जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। रोमन अंक का हम प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। जैसे हमको 9 लिखना है तो कैसे लिखते हैं, ये इसलिए, हाँ ना। तो ये 9 लिखा है, ये हमारा 10 लिखा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। अच्छा ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन देखते हैं। ये तो हमें समझ में नहीं आता है। फिफ्टी 59 नंबर की बात करते हैं। रोमन अंकों का उपयोग
आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? तो क्यों नहीं किया जाता है? रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, क्या ऐसा कुछ है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। क्या जटिल है भाई? इसमें 9 लिखना है तो ऐसे लिख दिया, 10 लिखना है ऐसे लिख दिया, 11 लिखना है तो ऐसे लिख दिया। जटिल है क्या कुछ? नहीं, जटिल नहीं है। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा हो भी सकता है लेकिन उतना भी सही नहीं है। अगर हमको पता है कि किस तरीके से लिखना है तो थोड़ा सा डिफरेंस बना के भी लिख सकते हैं ना। चौथे की बात करते हैं, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का प्रयोग करके गणना करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये ऑप्शन हमारा सही है। इसे आप ये देखो 9 लिखा हुआ है, तो यार ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 9 किस प्रकार से है। यहाँ पे इसको क्या बोलोगे? ये टेंस प्लेस में है, ये यूनिट प्लेस पे है, तो इसका स्थानीय मान का सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ है ना। स्थानीय मान की जो टेक्निक है इसमें नहीं लग पाती है, इसलिए ये गणना करने में मुश्किल होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही है। ठीक है, फिर 16 नंबर की बात करते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने को प्रोत्साहित करता है। मतलब ये कहता है कि यार अब जो आसपास अपने देखते हो उसको अपने तरीके से, जितनी भी चीज़ें देखते हो अपने तरीके से बताओ, ऐसा कहता है। तो अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षक क्या चाहता है, वो करवा क्यों रहा है ये? तो क्या है, पहला ऑप्शन देखते हैं, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डमशराश खेलने का आनंद लेते हैं। तो क्या है, डमशराडश आप लोग खेलते होंगे, तो ऐसा कुछ होता है क्या उसमें? नहीं। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी एक वस्तु के भौतिक गुण का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। थोड़ा सा सही लग रहा है, आगे पढ़ते हैं। फिर भी यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। आकारों को परिचय करा रही है, हाँ बिल्कुल करा रही है, लेकिन फिर भी बेटर ऑप्शन हमको देखना है ना। यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जाता है। तो खाली समय की यहाँ पे कोई मतलब भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यह एक अनौपचारिक रूप से, औपचारिक नहीं है कोई, अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है। क्या होता है कि हम ऑफिशियली मतलब हम जाके किसी चीज़ को देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, बट हमारे माइंड में अच्छा ये चीज़ कार है, कैसी दिखती है, लाल पीली हरी 4 पहिए हैं, ऐसा कुछ है ना। तो ये सब क्या है, गुणों का निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है ना। जैसे कार है तो हमको पता है कार लंबी ही होती है मोस्टली, है ना, कार लंबी ही होती है। दरवाजा है तो इसी प्रकार का ही दरवाजा हम लोग को दिखेगा, गोल दरवाजा हम लोग को बहुत कम देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता है। तो ये क्या है, हमारी जो हमारे भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर और उनके आकारों को समझ को गहन बनाता है। ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो यार ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। और आप लोग को कैसी लगी ये वीडियो, इसको लाइक करो, अगर पसंद आई है कमेंट करो कि हाँ क्या प्रॉब्लम कहाँ पे समझ में नहीं आया है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और यार इसको शेयर जरूर करो यार, आप लोग जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक मैं ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँच पाऊँगा, आप ये बताओ। और जब तक ज़्यादा लोग को नहीं समझ पाऊंगा तो मुझे यार ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा काम करने में। ज़्यादा लोग तो ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है ना। तो और आप लोग को क्या करना है, अभी टीचरीफाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको जाके अभी सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ यार। और मेरा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें स्पीड टेस्ट भी कराता हूँ मैं। ठीक है, अगर डेली आपको स्पीड टेस्ट करना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जहाँ पे सी मोर लिखा होता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जाके क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप मेरे ग्रुप पे व्हाट्सएप खुल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ फ्री है, कुछ भी नहीं लगेगा आपका। ठीक, तो चलिए मिलते हैं, बाय।